क्लास आपकी अभी होल्ड हो गई थी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्डन रूल हमने स्टार्ट किया था और गोल्डन रूल में हम बात कर रहे थे पर्सनल अकाउंट की। जब हम बात करेंगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्सन एक रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर। रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट्स की बात करते हैं तो कमोडिटीज और थिंग्स वगैरह होती हैं, या तो ये आती हैं या फिर ये जाती हैं। अगर आएंगी तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और अगर ये रिसोर्सेज जाएंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जाने पर इन्हें क्रेडिट कर देंगे, आने पर इन्हें डेबिट कर देंगे। जैसे हम कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग हमारे पास आ रही है एक तरीके से, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। सेल करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो जो कमोडिटीज और थिंग्स वगैरह होती है ना, रियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं जिनमें, वो या तो आते हैं या जाते हैं। अगर आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगेन हम बात करेंगे यहां पर जो ये सारी चीजें होंगी, या तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे तो इन्हें डेबिट करेंगे, और इनकम्स और प्रॉफिट होंगे तो इन्हें क्रेडिट करेंगे। तो नोट डाउन कर लें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। साथ ही साथ में बच्चों हम क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स। क्रेडिट कर देंगे ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स। तो जब भी कोई एंट्री बनाएंगे तो हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और ये गोल्डन रूल दोनों के फ्यूजन से, दोनों को अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमारी एंट्री 100% सही आनी चाहिए, राइट। उसमें कोई दिक्कत हमारा नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ में इसके अलावा हमारी एक और अप्रोच होती है, डायमंड रूल अप्रोच, जहां पर हम इस गोल्डन रूल की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम एंट्री बना लेते हैं। वो एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है, या तो डायमंड रूल से बना लो या गोल्डन रूल से। दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। समटाइम जो चीज़ें कई बार डायमंड रूल अप्रोच से कंफ्यूजिंग लगती हैं वो गोल्डन से बेहतर समझ में आ जाती हैं, और जो गोल्डन रूल से जिनमें कंफ्यूजन आता है वो डायमंड से बेहतर समझ में आ जाता है। दोनों अप्रोच समझ में आएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एंट्री आप बिना रटे बना पाएंगे, क्योंकि अभी तक हर एक एंट्री को आप बिना रटे नहीं बना सकते। अगेन मैं आपको यही फैक्ट समझा रहा था कि बच्चों जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम जब चर्चा कर रहे थे, और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए हमारे क्या गोल्डन रूल्स होंगे वो भी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। इवन तो मैंने आपको एक बात ये भी समझाई थी, अगर कोई प्रॉफिट पीएनएल से कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में जा रहा है और वो ओनर्स की कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो वो ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रिजर्व के फॉर्म में है या फिर वो कैपिटल में मर्ज कर दिया जाए। वो प्रॉफिट हमारा क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। कोई लॉस है जो ओनर्स की कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जा रहा है या फिर लाइबिलिटी साइड में माइनस आइटम के तौर पर दिखाया जा रहा है, वो भी कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। बेटा प्रॉफिट को किसी अनदर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, दिस इज नोन एज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। जैसे एक थोड़ी देर पहले क्वेरी आ रही थी एक बच्चे की कि सर जो प्रोविजंस बनते हैं ना लाइबिलिटीज वगैरह के रिगार्ड में, तो उन प्रोविजंस को हम कैसा अकाउंट बोलेंगे, पर्सनल बोलेंगे, रियल बोलेंगे या फिर नॉमिनल बोलेंगे। एक बात बताओ, जब हम प्रोविजन की एंट्री बनाते हैं तो उसमें करते क्या है, हम कुछ प्रॉफिट्स को ना सेपरेट कर देते हैं, उस प्रोविजन के नाम से होल्ड कर लेते हैं और उतना अपना पीएनएल अकाउंट को कम कर देते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना है आपको, तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो प्रॉफिट के बैलेंस को कम कर दिया और एक प्रोविजन के नाम से उस बैलेंस को लाइबिलिटी में दिखा दिया। अगर ये एंट्री नहीं बनाते तो आपका प्रॉफिट का बैलेंस प्रॉपर आता, बढ़ के आता, और वो भी किधर जाता, लाइबिलिटी साइड में। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट को जितनी अमाउंट से कम करते हैं उतनी अमाउंट से लाइबिलिटी साइड में कोई दूसरा अकाउंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है प्रोविजन। तो बेटा वो प्रोविजन भी क्या है, प्रॉफिट ही एक तरीके से। प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर्स को। कल को फ्यूचर में वो घटना नहीं हुई जिसके लिए हमने पहले से ही प्रॉफिट साइड किया हुआ है, तो वो प्रॉफिट वापस से किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनर्स को। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। प्रोविजंस की जब हम बात करते हैं तो प्रोविजन भी हमारे
मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो लाइबिलिटीज के प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। अब अगेन मैं वापस एंट्रीज पर आ रहा हूं। मैंने आपको गोल्डन रूल बता दिया और टाइप्स ऑफ अकाउंट बता दिए, और आज फिर मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, आगे अगले 2-3 दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप ढूंढते रहना, सर्च करते रहना, कोई भी ऐसा डाउट जरूर लेके आना कि सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। किसी भी बुक को आप पलटते रहना, राइट। और फिर क्लास में आकर डिस्कस करना। हमने जो रूल्स डिस्कस करें टाइप्स ऑफ अकाउंट के, उनके अकॉर्डिंगली उसे क्लासीफाई करके बताएंगे ये पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। ये जो रूल है इसमें सारे अकाउंट कवर हो जाएंगे, ये रटना नहीं है आपको, ये लॉजिकली अप्लाई करना है। आगे हम बात करते हैं अब जनरल एंट्रीज की। जनरल एंट्री बनाने का जो स्टेप मैंने आपको सजेस्ट किया था, दोबारा से एक बार दिखा दूं मैं बेटा। जनरल एंट्री बनाने का जो स्टेप हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यहां बोला था कि जनरल एंट्री बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले 2 एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे और लास्ट में आपको आपकी जनरल एंट्री मिल जाएगी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसके 2 एस्पेक्ट, फिर हम पहचानेंगे दोनों एस्पेक्ट्स में कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और देन आफ्टर हम उस पर जनरल एंट्री कहीं ना कहीं गोल्डन रूल लगा करके जनरल एंट्री बना देंगे, राइट। बहुत सारी जनरल एंट्री आप बना देते हो, कई बार कुछ जनरल एंट्रीज को बनाने में आपको दिक्कत आती है, लेकिन ये सब कुछ सीखने के बाद, ये लॉजिक लगाने के बाद आप किसी भी जनरल एंट्री को बनाने में आपको कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी एक रूल बना लो बेटा, क्लास के दौरान मैं कुछ जनरल एंट्री ऐसी भी नोट कराऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। आपका मन करेगा बिना सोचे समझे से रटी पड़ी है जनरल एंट्री बना देते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाओगे आप उस जनरल एंट्री में। मैं कहता हूं अब से, और जब तक आपके माइंड ऑटोमेटिकली इस तरीके से जनरल एंट्री ना बनाना चालू करे, तब तक एक एक पार्ट को बोलने का मतलब है कि फील कर करके कि भाई ये कौन सा अकाउंट है, इसमें कौन सा रूल लगेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगा लेना, लेकिन जनरल एंट्री रूल के अकॉर्डिंग बनाना, रटे हुए तरीके से मत बनाना। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा सेल की एंट्री क्या बनेगी, तो बच्चा पूछेगा क्रेडिट या कैश। मैंने कहा कैश, तो सर कैश अकाउंट है बिट्टू, सेल्स अकाउंट। बोला सेल्स की एंट्री क्या बनेगी अगर वो क्रेडिट है, पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रटा पड़ा होगा। अभी मैं यहाँ सेल की एंट्री नोट करवाऊंगा, अब दिमाग ही नहीं लगाओगे, अमाउंट से फटाफट से एंट्री बना दोगे। लेकिन अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने ऐसा नहीं करना। आपने उसके दोनों पहलुओं को पहचानना है, दोनों पहलुओं को देखना है कौन सा अकाउंट है, और उसके अकॉर्डिंगली बताना है कि भाई जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी। रूल के अकॉर्डिंग चलना है। इजी होगा, इजी लगे, जो आपको पहले से रटा हुआ है उसे छोड़ देना, सिर्फ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ टाइम चले तो फिर आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको कोई भी जनरल एंट्री बनाने में ये समस्या नहीं रहेगी। बनाएं कैसे इस जनरल एंट्री को, राइट। स्टार्ट कर लें बेटा। एक छोटी सी बात मुझे बताओ बेटा कि अगर हमने किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं, जैसे 10 लाख रुपए का या कोई गुड्स सेल कर दिया, तो उसमें एक अकाउंट आएगा हमारा सेल्स अकाउंट, दूसरा हमारा आएगा कैश अकाउंट। अगर कैश में सेल किया है तो सेल्स अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सेल्स अकाउंट कैसा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल कहने का मन तो नहीं कर रहा किसी का, क्योंकि ये किसी पार्टी का अकाउंट नहीं है। सेल्स अकाउंट किसी पार्टी का अकाउंट नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राम एक पार्टी का अकाउंट हो जाता। सेल्स अकाउंट आपका कैसा अकाउंट है? बोला सेल्स ना सर इनकम का अकाउंट है, क्योंकि सेल में हो क्या रहा होता है, हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो हमारी इनकम बढ़ रही है ना, इनकम इंक्रीज हो रही है। और इनकम के अकाउंट कैसे अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब जब एक इनकम बढ़ेगी, जब जब एक इनकम होगी, इनकम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब जब एक एक्सपेंस होगा तो उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप हर एक पहलू को, चाहे आप सेल्स है या परचेज है या एक्सपेंसेस का पेमेंट है, पहले कितना भी एंट्री आता है, लेकिन अभी लॉजिकली चलना बेटा, और कोशिश करना आंसर करने की। मैं जिस बच्चे से पूछूं वो आंसर कर दिया करना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप ही के लिए क्लास चल रहा है, आपको क्लास में आंसर करते टाइम पर कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जनरली कुछ बच्चों को लगता है ना कि सर अरे क्लास में पूछ लेते हो, बेइज्जती करवा देते हो हमारी। अभी बेइज्जती नहीं हो रही है। बेइज्जती आपकी तब होगी जब आपको कोई सैलरी देगा, और सैलरी देने के बाद जब आप नहीं बता पाएंगे ना, किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे या गलत तरीके से चीज़ों को कर देंगे, तब आपको बोला जाएगा ये क्या कर रहे हो, किस बात की सैलरी ले रहे हो।
सारी ऑफिस के सामने शायद बेइज्जत किया जाए, वहाँ कोई सिखा नहीं रहा आपको। यहाँ हम सीख रहे हैं, सीखते टाइम पर 1000 बार गलती कर लें तो वो बेइज्जती नहीं है, क्योंकि सब लर्निंग स्टेज में गलती करना बनता है, सीखने के बाद गलती करना नहीं बनता। तो तरीका थोड़ा सा बेटा सही कर लो सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करें सभी, इजी इजी एंट्रीज से बनाएंगे। गुड्स परचेज ₹50,000। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में मालूम होता है कि गुड्स ना क्रेडिट में परचेज किया है कैश में, लेकिन एग्जाम में नहीं मालूम होता। एग्जाम में फिर हम एज्यूम्पशन लगाते हैं, किसी पार्टी का नाम लिखा है तो ऑन क्रेडिट है, या क्लियरली मेंशन है कैश में तो भी वो कैश मान लेते हैं, या अगर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ परचेज और सेल लिखा तो भी हम उसे कैश में मान लेते हैं। तो उसी तरीके से गुड्स परचेज 50,000 लिखा हो, इसका मतलब 50,000 का गुड्स हमने कैश में खरीदा। कौन से 2 आइटम अफेक्ट हुए बेटा, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए इससे? एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से परचेज करा है ना। अब बेटा जल्दी से मुझे बताओ, परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो परचेज को डेबिट कर देंगे कितने से? 50,000 से। तो एक पहलू को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा जाहिर सी बात है, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं। डेबिट हमने कर दिया तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब करने को तो कैश को क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन मत करो डायरेक्ट क्रेडिट। आप चेक करो, उसे टेस्ट करो, क्या वास्तव में वो क्रेडिट होगा? जल्दी से मुझे बताओ, कैश गया या आया? कैश आ रहा है ना आपके पास। जब कैश अकाउंट की बात करते हैं ना, कैश का इनफ्लो होता है, वो कैश एक कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल क्या कहता है? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो आएगा उसे डेबिट करो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा जो आएगा उसे डेबिट करो, जो जाएगा उसे क्या करो? गुड्स परचेज करने पर कैश आएगा या जाएगा? जाएगा, इसीलिए हमने इसे क्रेडिट किया। अगर ये आ रहा होता तो इसे हम क्या कर देते? डेबिट कर देते। तो जब जब हम गुड्स परचेज करेंगे, सामान लाएंगे, कैश दे के आएंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो एक बात बताओ, दोनों के दोनों पहलू को हमने चेक किया, इनमें से किसी एक भी आइटम को हम आइडेंटिफाई कर लेते ना, तो अपोजिट आइटम वैसे भी डेबिट और क्रेडिट हो जाता, राइट। मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि बेटा लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास अकाउंटिंग को 0 लेवल से सीखने की। किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चैप्टर नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, आपको लास्ट टाइम पर आपको बताया जा रहा है कि भैया आप 0 लेवल से सीख लो। तो 11th-12th में नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और कोर्स नहीं किया तो फिर दोबारा से शायद ये एंट्री सीखने का अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। और 11th-12th में हमने रटा हुआ है, तो ढंग से फोकस कर लेना बेटा, और ढंग से इन्हें रिवाइज कर लेना और एफर्ट्स लगाते रहना। कहीं कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना कि सर ये क्या है, ये क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें पूछ लेना। आपको अब ये मालूम होना चाहिए हम डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। रटने से काम नहीं चलेगा। बीइंग गुड्स परचेज, बेटा जब हम नरेशन लिखते हैं ना, तो नरेशन लिखने के पीछे रीजन होता है कि ये बताना ही किस लिए एंट्री बनाई गई। बीइंग का मतलब होता है बाय रीजन ऑफ। बीइंग का मतलब क्या होता है? बाय रीजन ऑफ। हम ये एंट्री क्यों बना रहे हैं? तो बीइंग गुड्स परचेज, इसलिए हमने एंट्री बनाया, राइट। तो जब हमने एंट्री बनाया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे करके 50,000 से इस एंट्री को ड्राफ्ट कर दिया। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। मान के चलो अगले ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे तो सेल करवा देते हैं इधर, सेल वो भी कर देते हैं 2 लाख का। गुड सोल्ड, ₹2 लाख। बेटा जल्दी से मुझे बताओ, सेल इनकम है या एक्सपेंस है? सेल इनकम है या एक्सपेंस? इनकम है। एक तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है जो कि हमारा इनकम का अकाउंट है, और इनकम के अकाउंट नॉमिनल होते हैं। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? कैश।
कैश अकाउंट रियल नेचर का अकाउंट है जो कि कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है? बोला सर इस बार सेल है, इस बार कैश आ रहा है, तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट। भाई गोल्डन रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो आए उसे डेबिट कर दो, तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट। और सेल की बात करेंगे, सेल एक इनकम का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो दोनों तरीके से एंट्री हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बात क्लियर? बीइंग गुड्स सोल्ड, 2 लाख से ये एंट्री हम बना देंगे। सैलरी पेड, सैलरी पेड रुपीज 90,000। बेटा सैलरी पे किया हमने कितने का, 90,000 का। अब अगर इस एंट्री को अगर हम बनाते हैं 90,000 की सैलरी को, जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो सैलरी अकाउंट जो एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस के अकाउंट को बेसिकली हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि पेमेंट जा रहा है, कैश में जा रहा है, तो कैश का रूल क्या है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बात क्लियर है, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। $90,000 से इस एंट्री को बना देंगे बीइंग सैलरी पेड। यहां तक बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से आपको पेमेंट मिला और अमाउंट था पेमेंट का ₹40,000। मोहन से 40,000 रुपये का आपको पेमेंट मिला। अब बेटा यहाँ पर दो पार्टी, 2 अकाउंट जो हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि पेमेंट मिला है, और दूसरा क्या है कि यहाँ एक पार्टी है मोहन, इसका एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। और मोहन इस टाइम पर बेटा रिसीवर है या गिवर है, मोहन एक गिवर है। और गिवर के अकाउंट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, बोला जब जब हम गिवर की बात करते हैं ना, तो गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी कोई पार्टी गिवर होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। और साथ ही साथ में कैश का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, तो व्हाट कम्स इज डेबिटेड। तो कैश को डेबिट कर देंगे, मोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। $40,000 से इस एंट्री को बना देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन।
अब देखो बेटा, अर्थ का अनर्थ मत करना। हमेशा जब भी एंट्री बनाओ तो ऐसे बनाना कि जैसे मैं बिजनेस हूं, यस या नो, और बिजनेस अपनी एंट्री खुद बना रहा है, तो आपका ट्रांजेक्शन हमेशा ठीक बनेगा। अब देखो, मोहन गिवर है, इसी गिवर को मैं रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा सकता हूं, इसी ट्रांजेक्शन को। मोहन तो पेमेंट दे रहा है लेकिन बिजनेस पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि बिजनेस को पेमेंट मिल रहा है या हमको पेमेंट मिल रहा है या हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। कंफ्यूज हो जाओगे आप उसमें। डेबिट क्रेडिट मोहन को करना है, सामने वाली पार्टी को करना है, तो सामने वाली पार्टी को चेक करेंगे कि वो गिवर है या रिसीवर है। हम अपना चेक नहीं करेंगे कि हम गिवर है या फिर हम रिसीवर है। तो मोहन गिवर है, सामने वाली पार्टी जो पेमेंट कर रही है वो गिवर है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम रिसीवर हैं तो सामने वाली पार्टी को क्या कर दो, डेबिट कर दो। समझ पा रहे हो ना क्या गलती कर सकते हैं हम। तो जब भी आप एंट्री बनाओ तो ये मान के चलना कि बिजनेस अपनी एंट्री बना रहा है और थर्ड पार्टी से वो डील कर रहा है, तो थर्ड पार्टी गिवर है या फिर वो रिसीवर है। ये पॉइंट माइंड में रखना। क्लियर। एक पॉइंट नंबर 4 की हमने बात करी, मोहन से पेमेंट रिसीव हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5, फर्नीचर परचेज ₹1,80,000, 1,80,000 रुपए का फर्नीचर आपने परचेज किया। फर्नीचर परचेज ₹1,80,000, 1,80,000 रुपए का आपने फर्नीचर परचेज किया बेटा। अब जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बोला फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। फर्नीचर की बात करें तो सर वो रियल नेचर का अकाउंट है और फर्नीचर आ रहा है। जब रियल नेचर के अकाउंट्स में जो थिंग्स जो हमारे पास आती हैं उन्हें डेबिट करते हैं, और साथ ही साथ में दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट के रूल की अगर हम बात करें तो कैश का रूल क्या कहता है कि अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, क्योंकि कैश भी रियल नेचर का अकाउंट है। तो यहां जो दो अकाउंट्स थे दोनों ही रियल नेचर के अकाउंट हैं। एक आ रहा है उसको डेबिट कर दो, दूसरा जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, राइट। तो एंट्री बना दो बेटा फर्नीचर। अच्छा, इसमें किसी बच्चे का दिमाग ऐसा भी चल सकता है ना, सर परचेज भी तो लिखा है, एक फर्नीचर अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। बेटा गुड्स की परचेज को परचेज बोला जाता है। अगर हम जो सामान खरीद करके बेचते हैं ना उसको परचेज बोला जाता है। जो सामान खरीद करके यूज करते हैं उसे असेट्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल सुनो, मैं फर्नीचर सेल करने वाला हूं तो मैं फर्नीचर ही खरीदूंगा, फर्नीचर ही बेचूंगा। तो फर्नीचर जब खरीदूंगा वो मेरे लिए परचेज होगा और फर्नीचर बेचूंगा वो मेरे लिए सेल होगा। लेकिन मैं फर्नीचर बेचने वाला हूं और अपने बैठने के लिए चेयर परचेज करता हूं तो वो मेरा फर्नीचर हो जाएगा। फिर मैं उसे परचेज नहीं बोलूंगा, फिर मैं उसे क्या बोलूंगा, फर्नीचर। लॉजिक ये है कि जो सामान हम खरीद के यूज करेंगे उसे तो बोला जाता है असेट्स, और जो सामान, क्योंकि वो लंबे टाइम तक इस्तेमाल होगा, जो सामान हम खरीद के बेचने वाले हैं उसे बोला जाता है परचेज और सेल। होगा तो कोई ना कोई आइटम, मेरे लिए वो परचेज और सेल है, आपके लिए वो असेट्स हो सकता है, राइट। आपके लिए जो परचेज और सेल हो वो मेरे लिए भी क्या हो सकता है, एसेट्स हो सकता है। तो हर एक पर्सन का ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इस बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज तो होगा ही, खरीदारी तो होगी होगी। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं, या सिर्फ परचेज लिखा हो तो हम मानते हैं कि वो गुड्स की ही परचेज है। लेकिन अगर किसी असेट्स का नाम लेकर के और फिर परचेज लिखा है तो फिर असेट्स की तरह रिकॉर्ड होगा, वो रियल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा। अब फर्नीचर भी रियल और कैश भी कैसा है बेटा, रियल। एक आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया, कंफ्यूज तो नहीं हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, एंट्री को, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट 1,80,000।
बीइंग फर्नीचर परचेस। ठीक है बेटा, यहां तक बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक एंट्री आपसे बनवा लेता हूं, और उस एंट्री को बनाते टाइम पर थोड़ी समस्या फील होगी आपको, उस समस्या का समाधान हमको डायमंड रूल अप्रोच में मिल जाएगा। समटाइम गोल्डन रूल बहुत अच्छा काम करती है, बट कभी कभी ना मिक्स्ड एंट्रीज में हम फंस जाते हैं, उधर ना हम लॉजिक नहीं लगा पाते। लॉजिक लग तो सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़े एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम डायमंड रूल अप्रोच में चला जाएं तो वहाँ एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत के बिना भी हम उस एंट्री को ईजिली बना पाते हैं। तो समटाइम जब आपको गोल्डन रूल में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे, तो आप इनिशियली डायमंड रूल से काम चला लेना, धीरे धीरे करके आपकी पकड़ बनती चली जाएगी, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होता। अभी मैंने आपसे बोलूं कि चलो एक जादू कर दिया और आप एक्सपर्ट बन गए, कभी पॉसिबल ही नहीं। एक्सपर्ट बनता है खुद प्रैक्टिस कर करके बंदा, सारी लाइफ निकल जाती है। कभी कोई एक्सपर्ट डायरेक्टली पहले पहली क्लास में या सिर्फ सीएस पास आउट करके एकदम से एक्सपर्ट नहीं बन सकता, सारी लाइफ काम करेगा, धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाती है। बेटा आगे बात करता हूं, नेक्स्ट एंट्री आप बनाना, डिस्काउंट रिसीव्ड। नोट कर लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000। मोहन से 10,000 का डिस्काउंट मिला। एंट्री बनाओ बेटा इसकी, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000। आप अपनी अपनी नोटबुक पे बना लेना बेटा इस एंट्री को, जो भी आपका मन कर रहा है वो बना लो अपने अपने अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल से, और फिर मैं चेक कर लूंगा क्या क्या एंट्री आप बना रहे हो। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे बेटा इस एंट्री को डेबिट क्रेडिट में अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं इधर देख लूंगा। जल्दी जल्दी से बेटा 2 ट्रांजेक्शन, एक डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है, कर लो अपने अकॉर्डिंगली। हो सकता है काटना पड़ जाए बाद में, बट घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे। बट जैसा आपका मन कर रहा है वैसा बना लो इसे। एक अकाउंट डेबिट करना है, इसमें एक क्रेडिट करना है, मुझे चेक कराओ जल्दी से। डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा डेबिट क्यों किया है इसे? हाँ बेटा, इधर बना है किसी का? बेटा आपकी क्या एंट्री है? क्रेडिट क्यों किया है बेटा इसे? हाँ, जो मतलब मन में चल रहा हो बता दो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्रेडिट कर दिया तो कुछ गलत कर दिया। मैं जस्ट ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, एक व्यू लेना चाह रहा हूँ आपका, क्रेडिट क्यों किया आपने इसको? जी ओके, आपका कहना है सर डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसको हमने डेबिट कर लिया और मोहन को हमने क्रेडिट कर लिया, जो मिला उसे डेबिट कर लिया। और सोचो बेटा ठंडे दिमाग से, बेटा बनाया आपने कुछ कुछ ट्राई किया बेटा? मोहन को डेबिट क्या मानते हुए आप कर रहे हैं? डेबिट द रिसीवर। बेटा आप सोचो जरा, हम बिजनेस हैं, आप ऐसे एंट्री बनाओ मैं बिजनेस हूं, तो डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं या मोहन रिसीव कर रहे हैं? हम तो मोहन कौन हो गया? गिवर। एक कंफ्यूजन आना था इस एंट्री में। बेटा बनाया,
डिस्काउंट रिसीव्ड, मोहन को किया है डेबिट आपने, चलिए कैश टू मोहन। बेटा देखो इस ट्रांजेक्शन में ना जो है कैश मिला ही नहीं ना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक आपका बेनिफिट का अकाउंट है, राइट। कैश नहीं मिला आपको, आप नहीं बनाया बेटा इधर एंट्री, कोई नहीं, जब आप मैं करेक्ट करवाऊंगा तो उधर देखना बेटा। कैश टू कैश का तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं बेटा इसमें, जिन बच्चों ने कैश यूज किया है कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मोहन टू डिस्काउंट इधर बनाया बेटा आपने, दिखाओ। चलिए बाकी सारे बच्चे जो बना रहे हैं अभी और जो बनाने वाले हैं वो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो। बेटा एक बात बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट है या लॉस है? दोबारा से बताना, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट या लॉस? भाई कहीं मार्केट में जा रहे हो, 10,000 का कोई आइटम मिल रहा था, किसी ने बोला नहीं चलो तुम 7,000 में ले जाओ, तो फायदा हुआ या नुकसान? प्रॉफिट हुआ ना। तो डिस्काउंट रिसीव पहली बात तो प्रॉफिट है। कुछ बच्चों ने इसको लॉस मान रखा था, डिस्काउंट रिसीव्ड लॉस नहीं है, डिस्काउंट रिसीव इज अ प्रॉफिट। और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो होता तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसका गोल्डन रूल क्या कहता है? प्रॉफिट क्रेडिट होंगे, प्रॉफिट और इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक आइटम तो हमको मिल गया, समझ में आ गया कि डिस्काउंट का क्या करना है। बोला ये तो एकदम क्लियर है कि टू डिस्काउंट तो सर हमको करना ही पड़ेगा, और वो भी कितने से? 10,000 रुपए से, राइट। दूसरा क्या है, समस्या आ रही थी मोहन को लेकर के, डिस्काउंट दे कौन रहा है? मोहन, आए ना। अब बेसिक फंडामेंटल हमारा क्या कहता है कि सामने वाला जब गिवर हो, ध्यान से सुनना बेटा, सामने वाला जब गिवर हो, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब डिस्काउंट को क्रेडिट कर रखा है हमने, और मोहन को भी क्रेडिट कर दें, बस तो मजा आ गया, एंट्री खतरनाक होगी, देखने लायक होगी, आया ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये एंट्री गलत क्यों बनाई, ये एंट्री मैंने डिजाइन ही आप लोगों के लिए ऐसे करी थी कि आप इसे 100% गलत करें, या तो मोहन को मानते हुए गलत करें या डिस्काउंट। किसी का तुक्के में सही हो गया हो तो कह नहीं सकता कि इत्तेफाक वाली बात है कि वो एंट्री सही हो गई, या तो मोहन को गड़बड़ करोगे या फिर डिस्काउंट को गड़बड़ करोगे। तो होता क्या है बेटा, कभी कभी ना इस टाइप की जब एंट्री हम बनाते हैं ना, इस टाइप की जब एंट्री बनाते हैं तो हम डायमंड गोल्डन रूल अप्रोच में ना उलझ जाते हैं, उसका लॉजिक नहीं लगा पाते, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं सामने वाला पर्सन गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड, करो मोहन को क्रेडिट। अब मोहन को क्रेडिट किया तो दूसरा मन करता है एक अकाउंट डेबिट कर दो, उठा के कुछ बच्चों ने डिस्काउंट डेबिट कर दिया, बोला डिस्काउंट से दिमाग क्यों लगाना, एक आइटम क्रेडिट सही कर दिया तो दूसरा तो अपने आप में डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे ने अगर यह सोच लिया कि सर डिस्काउंट हमारा डेबिट, डिस्काउंट हमारा क्रेडिट होगा ही होगा क्योंकि ये इनकम का अकाउंट है, तो वो जानबूझ करके मोहन को क्या करने का प्रयास करेगा, डेबिट करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर वो उधर फंस जाएगा कि ये तो गिवर है, गिवर कैसे डेबिट हो सकता है, बार बार वो चक्र में फंसा होगा बेटा। कुछ कुछ बच्चों ने बीच का रास्ता निकाल लिया, एक काम करते हैं कैश डेबिट कर देते हैं, राइट, कैश का इस्तेमाल कर लो क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा ऐसे बीच का रास्ता नहीं निकालना। मैंने आपको क्या बताया, सम टाइम गोल्डन रूल अप्रोच में जब मिक्स एंट्री में ऐसी समस्या आ जाती है, ये मिक्स एंट्री है, कभी भी डिस्काउंट आइसोलेशन में नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिलता कि आप किसी के पास गए जी डिस्काउंट दे दो, उन्होंने कहा लो ये पुड़िया सुबह दोपहर शाम दूध से खा लेना, पानी से पी लेना, ये डिस्काउंट की पुड़िया आपको दे दी। कभी डिस्काउंट ऐसे मिलता है कि आप किसी शॉप पर गए, भैया भैया हाँ क्या लेना है, कि डिस्काउंट लेना है? मिला है आज तक कभी ऐसा डिस्काउंट कि कहीं पर गए सिर्फ डिस्काउंट लेकर के आ गए? बोलो बेटा, अब तक बहुत सारे ट्रांजेक्शन करे होंगे ना। डिस्काउंट कभी अकेले में नहीं मिलता, आइसोलेशन में नहीं मिलता, वो किसी ट्रांजेक्शन के साथ होता है। जब किसी को पेमेंट करते हो
तो डिस्काउंट मिल जाता है कि भाई हम पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ पेमेंट करें, बताओ कितना डिस्काउंट दोगे? यस या नो? कोई सामान खरीदते हो तब डिस्काउंट मिल जाता है, यस या नो? तो वो हमारा कई बार जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो नेट ऑफ करने के बाद, फाइनल करने के बाद वो एंट्री बना रहे होते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट में जनरली क्या होता है, कैश पे करते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है। अब ये एंट्री जो मैंने आपको बनाई है, बोल रही ना बेटा, डिस्काउंट रिसीव टू मोहन 10,000 रुपए, ये एंट्री ऐसे ना होकर के अगर दूसरे तरीके से होती तो आप इसे सही तरीके से बना देते। अब मैं इसका सिंपलर वर्जन बता रहा हूं, जो एक्चुअल में एंट्री है, फुल एंट्री बता रहा हूं, मिक्स एंट्री ना बता करके, इसका एक पार्ट ना बता करके फुल एंट्री बता देता हूं। मोहन ने आपको पेमेंट किया 1,00,000 रुपए का, आपने 10,000 रुपए का उसे डिस्काउंट दिया, ठीक है? ओके, तो यहां पर नोट कर लो बेटा इसे। दूसरा सर्कमस्टांसेस, बैलेंस या डेबिट बैलेंस ऑफ मोहन ₹1,00,000, पे 90,000 इन फुल सेटलमेंट। अगर ये एंट्री बनती कि भाई मोहन का बैलेंस कितना चल रहा था हमारी बुक्स में, डेबिट चल रहा था कितने लाख से, 1,00,000 से, और उसने 90,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया, 90,000 पे किया आपको और बोला कि अब दोबारा कुछ मत मांगना, फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पे करने वाला। इसका मतलब क्या है कि हमने उसे 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। ये बात लिखी है नहीं लिखी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने से ही क्लियर हो रहा है कि 10,000 का डिस्काउंट दिया गया है। पेमेंट कितने का आया आपके पास? कैश कितना आया बेटा? 90,000। कैश एक रियल नेचर का अकाउंट है। रियल नेचर के अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल नेचर के अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से? जितने का कैश आया उतने से तो डेबिट करोगे। और मोहन कितने का गिवर है बेटा? 1,00,000 रुपए का गिवर है। मोहन ने एक तरीके से क्या बोला, ये 90,000 का कैश पकड़ो और ये मान लो मैंने तुम्हारे 1,00,000 दे दिए, फुल सेटलमेंट हो गया ना, उसके बाद कुछ नहीं देना। इसका मतलब वो गिवर कितने से है? गिवर कितने से बेटा? 1,00,000 का। तो मोहन का जो बैलेंस है फुल्ली हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू मोहन। कितने से? 1,00,000 रुपीज से। बात क्लियर? तो मोहन का डेबिट बैलेंस था हमारे पास, मोहन एक गिवर है, गिवर को हमने फुल्ली क्रेडिट कर दिया कितने लाख से बेटा? 1,00,000 रुपए से। हमने यहां डिस्काउंट दिया है, लिया नहीं है। और डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉसेज आर डेबिटेड। तो यहां एंट्री बना दोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। $10,000 being payment made। ये कहानी समझ में आ गई बेटा? पहला केस मैंने बनाया पेमेंट रिसीव करने का। अब हम बात करेंगे पेमेंट करने का, दूसरा केस बनाएंगे। यहां क्या था? डेबिट बैलेंस था मोहन का, ठीक है? डेबिट बैलेंस किसका था बेटा? मोहन का, जो कि 1,00,000 रुपए का, बट उसने पे कर दिया कितना? 90,000 फुल सेटलमेंट। अब मैं क्रेडिट बैलेंस लेके चलूंगा जो हमें पे करना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे नोट करो बेटा, ये समझ में आ गई एंट्री? यानी कि हमारे पास जो कैश आ रहा है उसे डेबिट कर दिया, व्हाट कम्स इन डेबिट। साथ ही साथ में मोहन 1,00,000 का गिवर है, मोहन को क्रेडिट कर दिया, और जो लॉस हुआ उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब जस्ट उल्टा करेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ राम। इस बार क्या है बेटा? राम का क्रेडिट बैलेंस है ऑफ ₹80,000। राम का क्रेडिट बैलेंस है कितने का? 80,000 का।
बी पे ₹75,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने कितना पे कर दिया? 75,000 पे कर दिया। वो भी कैसे पे कर दिया? फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। बताओ बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है? ये 5,000 रुपए का हमें फायदा हो रहा है, 5,000 रुपए का हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। जहां 80,000 देने थे वहां 75,000 दे करके ही हमारा क्या चल गया? काम चल गया। क्लियर है बेटा? एंट्री बना ले। अब जल्दी से बताओ, यहां 75,000 आएगा या जाएगा? 75,000 का कैश जाएगा। कैश एक रियल नेचर का अकाउंट है। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? टू कैश अकाउंट 75,000 जो जा रहा है बेटा उसे क्रेडिट कर दिया। बेटा जल्दी से बताओ, यहां फायदा कितने का है? 5,000 का। 5,000 का फायदा मतलब डिस्काउंट आपको मिला है। तो फिर जब फायदा हो तो डिस्काउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। लॉस होता है तो डेबिट। तो टू डिस्काउंट अकाउंट। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो इसे 5,000 हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब जाहिर सी बात बताओ, सामने वाली पार्टी कौन है? राम। अब इस टाइम पर राम रिसीवर है या गिवर है? हमने राम को बोला कि ये पकड़ो 75,000 और ये मान लो कि तुम्हारे 80,000 हमने पे कर दिए। तो वो रिसीवर कितने का है बेटा? 80,000 का है। तो यहां हम सामने वाली पार्टी राम को डेबिट कर देंगे। कितने से? 80,000 से। राम डेबिट कितना? 80,000 बीइंग पेमेंट मेड। क्लियर बेटा? अब आते हैं वापस से इस एंट्री पर। ये देखो 10,000 रुपए का हमें फायदा था इस केस में डिस्काउंट में। लेकिन 10,000 रुपए का फायदा था। अगर हमें फायदा है तो हम ये मान के चलेंगे सामने वाली पार्टी को फायदा कब मिलता है? जब हम पेमेंट करते हैं। राइट? फायदा कब मिलता है डिस्काउंट का? जब हम पेमेंट करते हैं। और जब हम पेमेंट करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? रिसीवर या गिवर? सामने वाला क्या होता है बेटा? रिसीवर या गिवर? रिसीवर। बट मैंने बोला डिस्काउंट मिला, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे क्या मान रहे हैं? गिवर। भले ही उसने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गिवर है, लेकिन पेमेंट तो रिसीव कर रहा होगा ना। और पेमेंट रिसीव करने वाले को क्या बोला जाएगा? रिसीवर। रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो यहां जो डिस्काउंट को क्रेडिट करके हमने मोहन को क्या करना चाहिए था बेटा? डेबिट करना चाहिए था 10,000 रुपए से। लेकिन जब अकेले में ये एंट्री बनाते हो ना सिर्फ डिस्काउंट की, तो कंफ्यूज हो जाते हो। सिर्फ कौन से वाले मेथड से? डायमंड रूल अप्रोच से। लेकिन अगर आपकी कमांड होगी चीजों पर, आपको मिक्स एंट्री का इफेक्ट एकदम मालूम रहता है, तब तो जाकर के इस टाइप की जो किसी ने डायरेक्ट एंट्री पूछ ली तो आप जल्दी से आंसर कर दोगे। जब भी कोई आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट दिखाई दे ना, अपने आप को जो एक्सपर्ट बोले, उसे पूछ लेना ये वाली एंट्री। और जब भी अगर वो सही भी बना दे, मान के चलो उसने मोहन डेबिट टू डिस्काउंट बना भी दिया, तो उसको बोलना कि सामने वाला तो गिवर है, डिस्काउंट दे रहा है, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अकाउंट्स में तो लिखा है गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। बस इतना बोलने के बाद वो अगले दिन तक सोचता रहेगा पता नहीं क्या कह दिया, क्या बोल दिया, इसका आंसर क्या होगा। समझ पा रहे हो मैंने आपको कहां पर उलझाने का प्रयास किया था? तो ये कंफ्यूजन सिर्फ कहां बन सकते हैं? ये गोल्डन रूल अप्रोच में ये कंफ्यूजन बन सकते हैं। डायमंड रूल अप्रोच की बात करोगे ना तो इस टाइप के कंफ्यूजन आपके नहीं आएंगे। वहां काम बहुत आसान हो जाता है। वहां आइटम्स को हम क्या करते हैं? 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। 6 नहीं तो आप उनकी 4 कैटेगरी बना लो। ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हो सारे आइटम्स की 2 कैटेगरी बना लो। वहां पर जब हम आइटम्स को जनरली डिवाइड कर देते हैं, एज यूजुअल आप 4 कैटेगरी बना सकते हैं कि आइटम को असेट्स और लाइबिलिटीज, राइट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और प्रॉफिट इस कैटेगरी में बांट दो। या कई बार कैपिटल को अलग कैटेगरी में रख लेते हैं, वो एक रीजन हो सकता है। तो जब भी हम डायमंड रूल अप्रोच की बात करते हैं तो आइटम्स को कैटेगराइज कर देते हैं, या तो कोई असेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा।
या कोई इनकम और एक्सपेंस होगा या कोई प्रॉफिट और गेन होगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये आइटम बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। वहां ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच चलता है। उधर हम ये गोल्डन रूल डेबिट, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिटेड, व्हाट कम्स इज डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इन सारे फंडामेंटल्स को नहीं रिपीट करते। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो एंट्री आपको बना के दिखाया ना, कंफ्यूज इसमें जो भी रहे आप, जब आप इसे डायमंड रूल अप्रोच से बनाओगे ना तो बड़ी सिंपल तरीके से बन जाएगी। मैंने सिखाई नहीं है लेकिन बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको बता देता हूं। वहां क्या होता है बेटा, एक लाइबिलिटी का रूल होता है। लाइबिलिटी का रूल होता है, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसे डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट करते हैं। बेटा मोहन एक लाइबिलिटी थी हमारी जो पे करना था, डिस्काउंट मिला तो लाइबिलिटी कम हो गई, उठा के डेबिट कर दो। और डायमंड रूल अप्रोच में एक और फंडामेंटल है बेटा, इनकम का। इनकम बढ़े तो क्रेडिट करना है और घटे तो डेबिट करना है। बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। और इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? भाई डिस्काउंट मिल रहा है तो इंक्रीज हो रही है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं, इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट कर देते हैं। कितना सिंपल है भाई। जब हमारी कोई लाइबिलिटी कम होती है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। बढ़ती है तो क्रेडिट। तो पहले मोहन को डेबिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। भाई पे जिसको करना है वो लाइबिलिटी हो गई ना। लाइबिलिटी घटी तो हमने उसे क्या कर दिया? डेबिट। और इनकम बढ़ा तो हमने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। तो डायमंड रूल अप्रोच में आप नहीं स्टक करोगे इसमें, लेकिन गोल्डन रूल में थोड़ा सा आप फंस सकते हो, स्टक हो सकते हो, स्ट्रक्चर में उलझ सकते हो, और वहां पर आपका एंट्री का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने क्या बोला, शुरुआती टाइम पर या तो कोई एंट्री गोल्डन रूल से बन जाएगी, नहीं तो आप उसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच डायमंड रूल भी लगा सकते हो। दोनों एंट्री से आंसर सेम ही आता है। तो शुरुआती टाइम पर कंबाइंड इस्तेमाल कर लोगे, धीरे धीरे आपकी कमांड बनती चली जाएगी टॉपिक्स पर, तो आप कोई भी अप्रोच लगा लेना। जिसको समझ बन जाती है ना एक बार, कौन सा चीजें डेबिट होंगी कौन सा क्रेडिट होंगी, उसके पास लॉजिक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन अभी शुरुआती टाइम पर दोनों अप्रोच एक दूसरे की मदद करेंगे। सम टाइम गोल्डन रूल अच्छा दिखेगा आपको, तो सम टाइम डायमंड रूल अच्छा दिखेगा। राइट। तो बेटा ये मुद्दे हमने डिस्कस करे यहां पर। बताओ यहां तक कोई समस्या तो नहीं? मैंने क्या बोला, जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा था आपको, एक अप्रोच मैंने लगाई, दूसरी अप्रोच और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद संसार की कोई भी जनरल एंट्री लेके आ जाना कहीं से भी, या तो आप खुद ही बना पा रहे होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा तो इन्हीं सारे नॉर्म्स से हम उस जनरल एंट्री को बना देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। आपने 12th क्लास में देखा होगा ना कि जब किसी चैप्टर की जनरल एंट्री बनवाई जाती थी तो उस दौरान आप समटाइम रटना स्टार्ट कर देते थे कि ये डेबिट करना है वो क्रेडिट करना है। जरूरत ही नहीं रटने की, नॉर्म्स आपके पास हैं, आप इजीली बना लोगे। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बेटा नोट करा देता हूं। चलो बेटा नोट कर लो एक बार डायमंड रूल अप्रोच। यहां पर जो असेट्स को हम बेसिकली क्लासीफाई कर देते हैं, आइटम्स को बेसिकली क्लासीफाई कर देते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम स्लैश प्रॉफिट, एक्सपेंसेस स्लैश लॉस। बेटा असेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना वो डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस जो होता है क्रेडिट, इनकम और प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है।
तो ये इनके नॉर्मल बैलेंसेज हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक, अब इसका रूल बता देता हूं। कोई भी आइटम का जो नॉर्मल बैलेंस है, जैसा नॉर्मल बैलेंस है, उस आइटम को इंक्रीज करोगे तो नॉर्मल बैलेंस की तरह ही उसे हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करोगे तो नॉर्मल बैलेंस का जस्ट अपोजिट होगा। जैसे आपकी असेट्स के बैलेंस बढ़ते हैं या असेट्स बढ़ती हैं, तो नॉर्मल बैलेंस क्या होता है इसका, डेबिट। तो असेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट। अगर असेट्स आपकी कम होती है, सेल होती है, तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो वो उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। इनकम और प्रॉफिट्स के नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। और साथ ही साथ में एक्सपेंसेस और लॉसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। अगर ये आइटम इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो जो नॉर्मल बैलेंस है, डिक्रीज होने पर जस्ट उसके अपोजिट जाएंगे, इंक्रीज होने पर सेम चीजें हम यूज करेंगे। इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा इस एंट्री को। असेट्स की बात कर लेते हैं। अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो बेसिकली इसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। अगर डिक्रीज होता है, लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। इंक्रीज होता है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो, लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो इनकम और प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं बेटा। अगर इनकम और प्रॉफिट्स की बात करें, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज। सेम एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात कर लें, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। राइट, ये नोट कर लिया बेटे। अब इनको हम बनाना चाहें ना, इनकी दो कैटेगरी भी बना सकते थे। दो कैटेगरी कैसे बनता, जब हम लाइबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट की एक कैटेगरी बना देते, एक्सपेंस, लॉस और असेट्स की एक कैटेगरी बना देते। हम इसकी तीन कैटेगरी भी बना सकते थे। मान के चलो इसमें कई बुक्स में ना कैपिटल की अलग कैटेगरी बना देते हैं, तो कैपिटल भी एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होती है, तो वो लाइबिलिटी वाली चीज है, उसमें एज इट इज रिपीट कर देते हैं। तो कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। ये जैसे हमने सिस्टम दे रखे हैं डेबिट क्रेडिट के, अकॉर्डिंगली आपको ये इस्तेमाल कर लेने हैं। नोट हो गया सभी का। अब देखो पिछले क्वेश्चन में जो हम कंफ्यूज हो रहे थे, अब उसको यहां नोट डाउन भी कर लिया है। नोट डाउन के हिसाब से इसे टैली कर लेते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, किसी से 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा आपको जिसको पे करना है, तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? भाई क्रेडिटर हमको 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है, तो उस लाइबिलिटी का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? पहले मान के चलो 1 लाख पे करने पड़ रहे थे, अब 90 पे करने पड़ेंगे 10,000 के डिस्काउंट के बाद, तो उसका बैलेंस कम हो गया ना। अब लाइबिलिटी का बैलेंस जब कम होता है तो हमने क्या लिखा, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। राइट, दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं, डिस्काउंट, एक जो डिस्काउंट मिला वो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है, हमने बोला इनकम या प्रॉफिट जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे को कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो मैं आपको ये जस्टिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि बाद में ना बच्चों का एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर वाई डायमंड रूल अप्रोच, क्यों करते हैं हम डायमंड रूल अप्रोच से एंट्री? गोल्डन से अच्छा भला काम तो चल रहा था, गोल्डन ठीक है, क्यों एक नई अप्रोच सीखें? तो मैं ये समझा रहा था आपको कि सम टाइम हमें कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए, जल्दी से एंट्री बनाने के लिए ये क्विक अप्रोच है, फास्टेस्ट अप्रोच है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है, इसलिए कई बार ये अप्रोच हमें अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, पिछली कोई अप्रोच में कोई समस्या होगी तभी तो एक नई अप्रोच पर आते हैं। बेटा जल्दी से मुझे बताओ, क्या जैसे ही धरती पर इंसान अवतरित हुए,
क्या शुरुआती टाइम से ही एरोप्लेन चल रहे थे? पहले तो साइकिल वाइकल भी नहीं थे, इंसान पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था मोगली की तरह, राइट। बाद में धीरे धीरे साइकिल इन्वेंट हुई, फिर लगानी थकान हो जाती से मोटर लगाओ तो वो मोटरसाइकिल बन गई, क्लियर। फिर उनको भी अलग अलग पावर में अलग अलग स्पीड में लाना चालू किया, बोला कि इस पर बैलेंस नहीं बनता, बैलेंस वाला कंफर्टेबल थिंग्स बनाओ, बोला कार बन गई, मोटर कार बना दी। मोटर कार के बाद हमको लगने लगा कि इससे बहुत टाइम लगता है रोड पर जाने में, एक काम कर लो बाय ट्रेन बाय प्लेन, नई नई चीजें इन्वेंट होने लगी। तो कोई समस्या आती है तभी तो नई चीजें इन्वेंट होती हैं। तो एरोप्लेन हम क्यों ऑप्ट करते, जब हमारे पास टाइम की कमी है तो एरोप्लेन से चले जाते हैं, जब हमारे पास टाइम ही टाइम है तो कार से चले जाते हैं, ऐसे नो बहुत ज्यादा टाइम है तो पैदल भी चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई समय कैसा है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें लगा लेते हैं। ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमारे पास बनी रहती है। तो ये डायमंड ड्रिल अप्रोच क्यों है ये समझ में आ गया बेटा। अब अगली क्लास में हम जो एंट्रीज बनाएंगे ना, अगली क्लास में, अभी मैं इस डायमंड ड्रिल अप्रोच से एंट्री नहीं बनवा रहा हूं, आप घर पर प्रैक्टिस कर लेना। जो जो एंट्री हमने गोल्डन ड्रिल अप्रोच से बनाई है उन सबको डायमंड से बना करके आप देख लेना। और अब कहीं से भी किसी भी बुक्स से दो होमवर्क हैं आपके, एक तो कोई भी अकाउंट आइडेंटिफाई करके नोट कर लेना, और या घर पर कोई भी जनरल एंट्री नोट कर लेना कि सर ये जनरल एंट्री क्यों बनी, कैसे बनी। अगली क्लास में और जनरल एंट्री हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगली अप्रोच की तरफ मूव कर जाएंगे कि जनरल एंट्री के बाद का वर्क क्या होता है। मैं एक शुरुआती 4-5 क्लासेस में ना आपको अकाउंटेंट बना दूंगा फुल, मतलब उसके बाद आप ये कह सकते हो किसी को भी कि आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग हमें दे दो, हम शुरुआत से लेके लास्ट तक आपकी सारी अकाउंटिंग कर देंगे, मैनुअल अकाउंटिंग। अगर जिस बच्चे को टैली आता होगा ना, तो टैली पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि टैली में ऐसा क्यों हो रहा है। जिसको नहीं आता वो कम से कम मैनुअल अकाउंटिंग तो कर पाएगा। बोला मार्केट से लेजर खरीद के ले आओ, मैं आपकी बिजनेस की शुरुआत से लास्ट तक एंट्री बना दूंगा। पहले एंट्री बना दूंगा, फिर अकाउंट्स बना दूंगा, लेजर अकाउंट्स बना दूंगा, फिर उनके बैलेंस एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बना दूंगा। तो शुरुआत की 4-5 क्लास इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने ये चीजें पहले पढ़ी नहीं है, आपने पढ़ी है, बट पहले और अब में क्या डिफरेंस है। पहले लोगों ने कनेक्टिविटी नहीं बनाई, उन्होंने जनरल एंट्री करना अलग सिखाया, लेकिन जब आपको लेजर बनाना सिखा रहे थे तो बोला कि जनरल एंट्री के बैलेंसेस ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको इससे लेजर बनाना है। ट्रायल बैलेंस आपको अलग से बनाना सिखाया। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका था, उन्होंने कुछ बैलेंसेस दिए होते थे, बस उठा के आपने उन्हें अरेंज करना होता था, लेकिन वो बैलेंस निकल के कहां से आ रहे हैं वो आपकी फीलिंग बहुत कम रही होंगी। तो इसलिए हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती कि पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। शुरुआत के मैंने बोला मैक्सिमम 5 to 6 क्लासेस ऐसी हैं जिनको आप बार बार देख लें। आप किसी भी बिजनेस को बोल सकते हो कि आपकी अकाउंटिंग आप मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। एज अकाउंटेंट आप अपना रोल प्ले कर सकते हो। और आप ये नहीं कहोगे किसी से कि नहीं वी आर ओनली एक्सपर्टाइज इन लॉ, बोला अकाउंटिंग करवा लो, वो भी आती है हमको। लॉ में तो हमारा एक्सपर्टाइजेशन है ही, टैक्सेशन की सारी कंप्लाइंसेस करा लो, वो भी आता है हमको। ऐसा बोलोगे तब सैलरी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो बेटा अभी क्लास को इधर ही होल्ड करते हैं, मैम की क्लास होगी, अभी के लिए बाय बाय। आज वैसे भी क्लास में बहुत ज़्यादा झटके लगे हैं, अगेन एंड अगेन